आप किसी निजी संस्थान या निजी आवास पे कैसे जा सकती हैं? किसी को रोकने के लिए संवैधानिक संस्था अगर कोई है तो आप कैसे रोक सकती हैं? तो ये सारा हिम्मत केंद्र सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। तो अरविंद केजरीवाल जेल जा सकते हैं तो ममता बनर्जी क्यों नहीं जा सकती? चुनाव के ठीक 3-4 महीने पहले ईडी क्यों जागती है? आप बिना किसी प्रमाण के, बिना सबूत के आप कैसे कह देंगे? आप जब चाहें तब जांच करा सकते हैं, आप एफआईआर कर सकते हैं अगर आपके पास कोई ऐसा दस्तावेज था। तो नहीं है कि ममता बनर्जी जो नागरिक, जो भाजपा के वोटर्स हैं, उनको भी एक मैसेज देना चाहती थी। मैसेज चला गया। बंगाल की ये राजनीतिक आप इतिहास देखेंगे तो तीसरे अटेम्प्ट में ही वहां सफलता मिलती है। जो कागजात उठाकर वो ले गई, जो मोबाइल और लैपटॉप ले गई है, वो जांच में बहुत अहम था। 2021 के हिसाब से अगर वोटर्स अपने आप को प्रिपेयर करें तो वो नहीं जाएंगे सर वोट पे। किसी मजहब की गुंडागर्दी बढ़ जाए, जाति बढ़ जाए, तो ये बड़ा मुद्दा है। डेमोक्रेटिक कंट्री बोला जाता है तो डेमोक्रेसी क्या बची है बंगाल में? लेकिन कांग्रेस जितनी मजबूत होगी, मुझे लगता है कि उसका फायदा तो बीजेपी को ही मिलेगा। बीजेपी को ही मिलेगा। ममता बनर्जी के लिए ही कांग्रेस चुनौती बनेगी ना। हाँ, ये सब बेकार, ऐसा कुछ भी नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप हमारा खास कार्यक्रम पॉलिटिकल मंथन देख रहे हैं। और देखिए, हमारे दोनों तरफ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। हम परिचय करा दे बारी बारी से। एक तरफ न्यूज हाट के एडिटर इन चीफ अमित अग्रवाल सर बैठे हुए हैं, आपका सर बहुत स्वागत है। और दूसरी तरफ सिटी पोस्ट लाइव के एडिटर इन चीफ श्रीकांत प्रत्युष सर भी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। तो आज बहुत सारे मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। आज होगी बंगाल के घटनाक्रम पर गर्माहट भरी तीखी बहस। चर्चा करेंगे बंगाल की आग में राष्ट्रीय नेतृत्व की परीक्षा। क्या नरेंद्र मोदी ही भारत के सबसे मजबूत प्रधानमंत्री? आज होगी पड़ताल मोदी बनाम इतिहास की। बंगाल की कसौटी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंदिरा गांधी और चंद्रशेखर से करेंगे तुलना। तो आइए शुरू करते हैं और समझते हैं कि मोदी ही ज्यादा ताकतवर या पुराने प्रधानमंत्रियों का दौर था असली मजबूत। बंगाल संकट और प्रधानमंत्री की ताकत पर मंथन। सवाल यही कि मोदी आगे या इतिहास के दिग्गज भारी। तो बंगाल पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके बाद बिहार की भी बात होगी, तेजस्वी यादव की भी बात होगी, लालू प्रसाद यादव और रोहिणी आचार्य के साथ साथ बिहार पुलिस मुख्यालय में जो बड़े फेरबदल हुए हैं उस पर भी विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले जो सवाल है सर, आपसे ही शुरुआत करेंगे। बंगाल, पश्चिम बंगाल में चुनाव है, लेकिन चुनाव के पहले जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, ममता बनर्जी, ईडी पर हमला एक तरह से कहा जा सकता है, फाइल को छीन लेना। पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या होगी इस पूरे मुद्दे पर? ये कोई नया नहीं है बंगाल के लिए। अगर आप पीछे जाके देखेंगे तो आज से 2 या 3 साल पहले भी सीबीआई की रेड वहां पे कहीं कलकत्ता में, मेरे ख्याल से किसी थाने में हुई थी या कमिश्नर के यहाँ हुई थी। वहां भी सेम इंसिडेंट जो अभी हुआ है वही दोहराया गया था। मुख्यमंत्री वहां पहुंची थी, वहां उसे बचा के लेके चली गई थी। सीबीआई के ऑफिसर्स के ऊपर एफआईआर हुआ था। ये लगातार चलता चला आ रहा है ये सिलसिला। लेकिन उस समय भी केंद्र सरकार के द्वारा कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया गया। जब केंद्र सरकार के द्वारा कड़ा एक्शन नहीं लिया गया या किसी दोषी के खिलाफ अब कोई कड़ा एक्शन नहीं लेंगे तो उसका मनोबल बढ़ेगा, और मनोबल बढ़ेगा तो आगे उसी तरह का कार्य करने की चेष्टा वो दोबारा करेगी या करेगा। तो यही यहाँ पे बंगाल में हो रहा है। अब आप देखिए, ईडी के साथ जो भी घटना घटी है कल परसों में, तो एक स्वायत्त संस्था है, एक ऑटोनोमस बॉडी है, संवैधानिक संस्था है। वो कहीं पे रेड डाल, ऐसा भी नहीं है कि कोई सरकारी कार्यालय में या फिर तृणमूल के ऑफिस में कोई रेड डाला गया होगा। वो रेड किसी एक प्राइवेट संस्था में था, जहां पे इंफॉर्मेशन कुछ कोयला के हेराफेरी को लेके हवाला का पैसा था, उसको लेके वहां पे रेड डाला गया था। ठीक है, उनके कार्यालय के बारे में कहा जा रहा है कि तृणमूल का दस्तावेज वहां पे था, जो आईटी सेक्शन कहलाता है। हाँ, प्रतीक जैन जो है वो पहले वो प्रशांत किशोर का ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था, अभी आईपैक, और अभी वो प्रतीक जैन है, वो उसको हैंडल कर रहे हैं। उनके घर पे भी जब ईडी की रेड हुई तो वहां भी ममता बनर्जी पहुंची थी। क्यों भाई? आप किसी निजी संस्थान या निजी आवास पे कैसे जा सकती हैं? किसी को रोकने के लिए संवैधानिक संस्था अगर कोई है तो आप कैसे रोक सकती हैं? तो ये सारा हिम्मत केंद्र सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। कोई
कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा, यही कारण है कि उनका मनोबल बढ़ता जा रहा है और आने वाले समय में इससे भी भयानक रूप देखने को मिल सकता है। आपको भी लगता है कि केंद्र सरकार की शिथिलता की वजह से ये सारे घटनाक्रम हो रहे हैं? देखिए, ममता जी का यही स्टाइल रहा है, केवल ईडी और सीबीआई के छापे में हस्तक्षेप नहीं करती है, बल्कि थाने और पुलिस के कामकाज में भी हस्तक्षेप करती हैं। अगर कोई उनका कार्यकर्ता पुलिस थाने पकड़ कर ले जाया गया तो वहां उसे छुड़ाने वो थाने पहुंच जाती हैं। तो जहां प्रदेश का मुखिया थाने पहुंच जाए अपने कार्यकर्ता को छुड़ाने, जहां पर केंद्रीय जांच एजेंसी की रेड के दौरान पहुंच करके हस्तक्षेप करे, वहां क्या किया उन्होंने? प्रतीक जैन के मोबाइल को छीन लिया ईडी के अधिकारियों के हाथ, लैपटॉप भी सर, लैपटॉप छीन लिया, फाइल छीन लिया और कह रही है कि ये तो मेरे पार्टी से संबंधित दस्तावेज है और मोदी सरकार मेरे पार्टी के दस्तावेज जब्त करवा रही है, अमित शाह करवा रहे हैं। लेकिन किसी देश में कहीं भी किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने आज से पहले ऐसा नहीं किया है। ममता ही दीदी करती रहती है, लेकिन कायदे से तो ममता दीदी के खिलाफ केस होना चाहिए और सरकारी काम में जांच एजेंसी के कामकाज में उनको जेल। अरे अरविंद केजरीवाल जेल जा सकते हैं तो ममता बनर्जी क्यों नहीं जा सकती है? हेमंत सोरेन जेल जा सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर कार्रवाई नहीं हुई, कड़ी कार्रवाई, तो ममता बनर्जी के जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक है, उनका मनोबल और बढ़ जाएगा और जो बीजेपी के कार्यकर्ता और समर्थक हैं उनका मोरल डाउन हो जाएगा और उसका सीधा रिजल्ट पर चुनाव पर पड़ेगा। लेकिन सवाल तो यह भी है ना सर कि चुनाव के ठीक 3-4 महीने पहले ईडी क्यों जागती है? इतने दिन से ईडी सोई हुई क्यों थी? पहले ही ये कर लेना था। अब तो मान लीजिए कि बीच चुनाव में अगर कुछ ऐसा भाजपा एक्शन लेती है तो उसका भी डायरेक्ट ममता से जो अटैचमेंट वाले वोटर हैं वो भी जो है चिटकेंगे। अगर ये कोयला घोटाला वाला या कोयला स्कैम है, ये आज का नहीं है, ये काफी पहले से चलता चला आ रहा है। उसी सिलसिले में ये रेड हुआ था, जैसा ईडी के द्वारा बताया जा रहा है, वो उसी सिलसिले में ये रेड हुई थी। और कोई सरकार का हाथ ईडी या जैसा विपक्ष की तरह अगर बात करें तब तो अलग है। अगर न्यूट्रल होके बात किया जाएगा तो उसमें तो यही कहा जा सकता है कि भाई कोई भी संवैधानिक संस्था है, ईडी है, सीबीआई है, तो वो अपना न्यूट्रल होके काम करती है, वो खुद डिसीजन लेती है। उसमें ही रेड जो हुआ आईपैक में या आईपैक के दफ्तर पे या उसके जो एमडी या चेयरमैन जो कहा जाए उनके घर पे, तो वो उसी का एक पार्ट था। अब हर चीज को आप चाहे बिहार देख लीजिए, झारखंड देख लीजिए, जब भी कोई इस तरह की कार्रवाई होती है उसको इलेक्शन से जोड़ दिया जाता है। पूरे भारत में अब ये ट्रेंड बन गया है कि किसी भी तरह की कार्रवाई अगर हो तो उसको आप इलेक्शन के साथ जोड़ दीजिए। तो इलेक्शन तो पूरे भारत में हर साल हमेशा ही चलता रहता है। हर साल आप किसी न किसी राज्य में इलेक्शन देखते हैं, तो इसका मतलब है कि सारी संस्था काम रोक दे, उस राज्य में काम ना करे, नहीं तो उसके ऊपर ब्लेम आने लग जाएगा कि भाई वो इलेक्शन के कारण इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये क्या बात हुई? आपको भी सर क्या यही लगता है? क्योंकि अब तो डायरेक्ट अगर भारतीय जनता पार्टी या केंद्र कुछ बड़ा एक्शन लेती है ममता बनर्जी पे, जैसे उकसावे की राजनीति भी ममता बनर्जी ने कल कहा कि अगर हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार कर ले। तो ममता बनर्जी को इसलिए लगता है इसके पीछे राजनीति, क्योंकि प्रतीक जैन जिनके घर पर रेड हुआ है वो आईपैक के अभी हेड है। हाँ, कभी प्रशांत किशोर ने आईपैक के भी हेड है और ममता बनर्जी के पार्टी के आईटी के भी हेड है, और कभी आईपैक की स्थापना तो प्रशांत किशोर ने की थी। हालांकि अब प्रशांत किशोर का आईपैक से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा वो कहते हैं ऐसा कि वास्तविक है भी ऐसा। अब कैसे मैं बताऊं, बीजेपी के जो सांसद हैं संजय जायसवाल, उन्होंने दावा किया है कि 60 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ आईपैक और जनसुराज के। आईपैक ने दिया है जनसुराज को जी। तो तब कैसे आप कह सकते हैं कि कोई लेना देना नहीं है, अगर वाकई इसके प्रमाण है। लेकिन यह है कि जांच का विषय है ना, ये प्रमाण है अगर 60 करोड़ रुपया के लेन देन का जनसुराज और आईपैक के बीच, तो प्रशांत किशोर ये नहीं कह सकते कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। और प्रशांत किशोर भी इस चुनाव में अहम भूमिका निभा सकते हैं। और सर, और सबसे बड़ी बात है कि अगर जनसुराज ने आईपैक को दिया रहता तो ये कहा जा सकता था कि भाई कैंपेन के लिए दिया गया है, लेकिन आईपैक ने प्रशांत किशोर को जनसुराज को दिया है 60 करोड़ रुपए। अगर इसके पुख्ता सबूत है तो ये तो सर ये भी तो सवाल उठता है ना, अगर संजय जायसवाल ये बात बोल रहे हैं तो क्या उसके ऊपर कोई कार्रवाई हुई या फिर कोई जांच बैठी
ना ऐसी कोई खबर नहीं आई है। भाई पॉलिटिकल बयान देना तो बहुत लेकिन आसान है सर। पॉलिटिकल लोगों को भी सोच समझ के बयान देना चाहिए। अब बिना किसी प्रमाण के, बिना सबूत के आप कैसे कह देंगे कि लेकिन सर कुछ होगा तभी बोले होंगे, ऐसे तो आप सर सरकार में है, आप जब चाहें तब जांच करा सकते हैं, आप एफआईआर कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा दस्तावेज था तो खाली इलेक्शन के पीरियड में इस तरह की बयानबाजी आपको लगातार देखने को मिलेगी। है कि आईपैक जो उनके लिए चुनाव में काम कर रहा है लगातार कर रहा है। हाँ, बिल्कुल। और मुझे जो जानकारी है 200 से 250 करोड़ रुपए आईपैक को मिलता है ममता बनर्जी की पार्टी से, ये भी जान लीजिए। तो आईपैक काम करता है तो उनको लगा हुआ कि प्रतीक जैन के घर पर रेड करके उनके पार्टी से जुड़े दस्तावेज, डेटा वगैरह सब ईडी जब्त कर रही है, और बीजेपी ईडी के जरिए जब्त करवा रही है, और वो रिएक्शन में आ गई और पहुंच गई वहां। लेकिन वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है, एक संवैधानिक पद पर है, उनको उस पद के गरिमा का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। विरोध करने का तरीका हो सकता है अलग, लेकिन वो खुद जाकर के रेड में हस्तक्षेप करना और धमकी देना ईडी के अधिकारियों को कि पंचनामा में कुछ भी रिकवरी दिखाओगे तो जेल भेज देंगे। ईडी के अधिकारियों के खिलाफ केस भी दर्ज है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ममता बनर्जी जो नागरिक, जो भाजपा के वोटर्स हैं, उनको भी एक मैसेज देना चाहती थी? मैसेज चला गया। हाँ, एक मैसेज ये पहुंचाना चाहती थी कि ये देख लो, जब कोई सरकारी संस्था, ईडी जैसी संस्था के विरुद्ध हम खड़े हो सकते हैं, तो तुम लोग अगर आगे बढ़ के वोट करते हो या हमको नकारते हो तो क्या हो सकता है? देखिए अमित जी, मैसेज तो यही जाएगा जनता के। तो मतलब यही है ना सर कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, बंगाल में यही हो गया ना अब तो। केंद्रीय जांच एजेंसियों के काम में इस तरह से हस्तक्षेप हो रहा है, तो इसका मैसेज तो खराब जाएगा। और वो भी चुनाव के पहले हो रहा है, तो मैंने पहले ही कहा कि जो ममता बनर्जी के समर्थक हैं उनके हौसले बुलंद होंगे, और बीजेपी जो समर्थक है वो घरों से निकलेंगे नहीं वोट डालने के लिए। तो ये क्या गलत है सर? अभी कल मेरे ख्याल से एक डिबेट में हम देख रहे थे, अजय आलोक जो प्रवक्ता है सर बीजेपी के, उनके द्वारा कहा जा रहा था, वो किसी को कोट करके बोल रहे थे कि अलग राज्य, जो राज्य हैं वो अलग देश की तरह अपने आप को प्रिटेंड कर रहे हैं, वो ये दिखाना चाह रहे हैं वो अलग कार्यक्रम में इस चीज को। और सर आपको याद होगा श्रीकांत जी, हम लोग भी लगता है कि 2 संडे पहले जो कार्यक्रम में किए थे, इसी विषय पे किया था कि राज्य एक अलग देश की तरह बिहेव कर रहा है, मोनोपोली बढ़ती जा रही है। यही हमारा एजेंडा था उस समय। और आज के डेट में अगर आप देखेंगे तो पूरे भारत में यही मुद्दा चल रहा है कि एक राज्य, जो भारत के अंदर में अनेक राज्य हैं, किसी भी देश के अंदर राज्यों का आर्टिकल 1 में साफ यही चीज लिखा है कि भारत एक राज्यों का संघ है। और आज सर मान लीजिए बंगाल कर रहा है, तो कल कोई दूसरे राज्य भी इसी तरह का बिहेव करेंगे, बिल्कुल होगा, वही होगा। तो यही सवाल है ना सर, एक सवाल मेरा यही है सर आपसे कि क्या अब इस तरह की जो चीजें चल रही हैं, तमाम ममता बनर्जी, हेमंत सोरेन या और किसी राज्य को आप देख लीजिए, तो क्या केंद्र सरकार इतनी कमजोर हो गई है कि कोई राज्य आंख उठाकर दिखाएगा और केंद्र सरकार डर जाएगी? बंगाल के परिप्रेक्ष्य में तो ऐसा ही दिखता है सर। अगर आप इसको पीछे जाके देखें, चंद्रशेखर को देखें या फिर इंदिरा गांधी को अगर आप देखें, तो इतनी कमजोर ऐसा प्रतीत होता है कि इतना कमजोर वो लोग नहीं थे। ऐसा क्या है बंगाल में कि लगातार 5 साल से इस तरह की घटना हो रही है? कितने लोग मारे गए वहां पे? अभी आप 2021 के इलेक्शन के बाद भी देखेंगे तो अनेक लोग मारे गए, उसकी भी शिकायत हुई। लेकिन ये कहा गया, जो केंद्र सरकार या एजेंसियों के द्वारा ये कहा गया कि भाई चुनी हुई सरकार है, इतने बड़े बहुमत से वो आई है, तो इतने बहुमत की सरकार पे राष्ट्रपति शासन, ये सब की जो बात चल रही थी वो संभव नहीं है, ये अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। तो आप सिर्फ मैसेज देने के लिए राजनीति, या फिर देश को बचाना प्राथमिकता है, या फिर सिर्फ मैसेज देना और राज्य को जीतना या राजनीति करना प्राथमिकता है? पहले तो हम लोगों को ये देखना पड़ेगा सर। कश्मीर में ये बड़ी बात है, राजनीति ही प्राथमिकता बन गई है, देश और राज्य हित तो पीछे छूट गया है। अच्छा, आपको भी लगता है कि जो नाम आते हैं, चंद्रशेखर एक मतलब कद्दावर नेता रहे हैं और दमदार प्रधानमंत्री है डिसीजन लेने में, फिर इंदिरा गांधी की बात आती है, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो इतना कहा जाता है 2 बार फुल बहुमत, इसके बाद तीसरी बार प्रधानमंत्री, 56 इंच का सीना, सब धराशायी हो गया? मतलब देखिए ऐसा नहीं है, मोदी बहुत मजबूत प्रधानमंत्री है और ममता दीदी से उनको डर नहीं लगता है। देखिए है क्या कि बंगाल की ये राजनीतिक आप इतिहास देखेंगे तो तीसरे अटेम्प्ट में ही वहां सफलता मिलती है।
अच्छा। हाँ, ममता बनर्जी भी वाम दलों के खिलाफ तीसरे अटेम्प्ट में सफल हुई थी। 2 बार हार का सामना करना पड़ा। अच्छा। बीजेपी पहली अटेम्प्ट में तो केवल 3 विधानसभा सीटों पर जीत पाई, दूसरे अटेम्प्ट में 77 पर पहुंच गई, और ये तीसरा अटेम्प्ट है। तो बीजेपी ये नहीं चाहती कि कहीं ऐसा कोई मैसेज जाए कि भाई बीजेपी गुंडागर्दी कर रही है सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करके। मुख्यमंत्री ने जो गलती की है, 1 मिनट का काम है उनको जेल भेजना। अरे जांच एजेंसी के कामकाज में हस्तक्षेप करना। अब एजेंसी अगर साबित कर दे कि जो कागजात उठाकर वो ले गई, जो मोबाइल और लैपटॉप ले गई है, वो जांच में बहुत अहम था, इतना काफी है मुख्यमंत्री को भी जेल भेजने का। क्योंकि हमारे संविधान में कानून मुख्यमंत्री के लिए अलग नहीं है, सही बात है, और आम आदमी के लिए। केजरीवाल को भी जेल जाना पड़ा, लालू जी को जेल जाना पड़ा था। हाँ भाई, हेमंत गए, तो मुख्यमंत्री भी जेल जा सकते हैं। और मुझे लगता है कि बीजेपी ने अभी सरेंडर नहीं किया है, और गलती करे थोड़ा कार्रवाई होगी, क्योंकि अब एजेंसी ने कोर्ट से परमिशन भी मांगा। तो गलती किस शर्त पे? उसका भी कोई एक सीमा होगा ना सर, गलती करने का। सीमा तो सारी सीमा पार कर, सीमा तो सब लांग चुके हैं, और इसलिए पार कर रही, उनको भी डर है कि बीजेपी का ये तीसरा अटेम्प्ट है उनके खिलाफ। बीजेपी के पक्ष में माहौल, इसलिए वो उकसावे की राजनीति भी कर रही है, और देखिए बाद में विक्टिम कार्ड खेला जा सके। बिल्कुल, और जिस तरह से मुस्लिम वोट बैंक में सिंधमारी की गुंजाइश बढ़ गई है, उनके पार्टी के है ना हुमायूं है, हाँ, वो जो बना रहे हैं बाबरी मस्जिद, उनको बहुत चंदा मिल रहा है, पता है आपको? बहुत चंदा मिल रहा है, मतलब मुस्लिम बहुत समर्थन कर रहा है उनका। तो और उनका एमआईएम से भी तालमेल होने के संभावना। लेकिन सर ये भी सुनने में आ रहा है कि अप्रत्यक्ष रूप से ममता बनर्जी ही उसके पीछे भी है, क्योंकि तृणमूल का ही वो रहा है, तृणमूल के ही विधायक थे वो विधायक तृणमूल के ही रहे हैं। तो सामने आके इस तरह का मुद्दा को ना उठा के पीछे से मतलब एक पर्टिकुलर वोट को अपने खाते में करने के लिए इस तरह की स्ट्रेटेजी अपनाई जा रही है, ऐसा भी सुनने में आ रहा है। हाँ, देखिए राजनीति में मकसद दिखता जो है वो होता नहीं, बात ठीक कह रहे हैं। और मुझे लगता है कि बंगाल की जो अभी परिस्थिति है, जिस तरह से बांग्लादेशियों के खिलाफ अभियान चल रहा है, SIR में उनका पोल खुल रहा है, वो भाग रहे हैं, ठीक है ना, बहुत बेचैन है। तो ऐसे में उनकी गोलबंदी और बढ़ सकती है ममता के इस एक्शन के बाद, ये जान लीजिए। मैंने उनको लगेगा ना कि हमारा नेता अभी डाउन नहीं है, लेकिन नहीं है। हाँ, ठीक है। ममता ने वही संदेश देने की कोशिश की है कि भाई कुछ भी कर ले बीजेपी, हम लोग डरने वाले नहीं। तो ममता के वोटर तो सर इंटैक्ट हैं, विश्वास है उनको। लेकिन भाजपा के वोटरों का क्या, उनका विश्वास कैसे बढ़ेगा? हाँ, वही है कि भाजपा के वोटर क्या बूथ तक जाएंगे? वही बात, घर से बाहर निकलेंगे? वो नहीं जाते, निकल जाएंगे तब तो मतलब सर हर कार्य एक सीमा के अंदर में किया जाएगा, तभी उसका महत्व रहता है। आज इलेक्शन बहुत दूर तो है नहीं सर, आपके अप्रैल के पहले इलेक्शन हो जाना है। वहां पे समय क्या है, जनवरी करीब खत्म होने पे है। तो आप कब एक्शन लेंगे, कब विश्वास आप जमाएंगे अपने वोटर्स के बीच में कि वो हिम्मत जुटा सके आगे आके वोट करने के लिए? जब आप हिम्मत ही नहीं जुटा पाए, मतलब 2021 के हिसाब से अगर वोटर्स अपने आप को प्रिपेयर करें तो वो नहीं जाएंगे सर वोट पे। हाँ, ठीक है, लेकिन अमित शाह आप देखिए ना, वहाँ पालथी मार के बैठे सर 1 महीना कैंप करेंगे तभी हिम्मत दिख सकती है। 2 महीना कैंप करेंगे, वहीं बैठेंगे। सर आप तो 2005 का चुनाव भी देखे होंगे। कहा जाता था कि उस समय भी मतलब इसी तरह का स्थिति था, डर था, लोग नहीं निकलते थे वोट देने के लिए, धमका दिया जाता था। तो उस समय ऐसा क्या किया था नीतीश कुमार ने या फिर केंद्र की सरकार ने कि वोट अच्छे से हो गए थे? देखिए है क्या कि लालू जी जब सत्ता में आए तो कई परिवर्तन हुए। एक तो कुछ लोग ये भी मानते हैं और सच्चाई भी है कि सामाजिक न्याय को उन्होंने आगे बढ़ाया, लेकिन हुड़दंग को भी बढ़ावा दिया, कानून व्यवस्था चौपट हुई। तो लालू जी, नीतीश जी के पक्ष में वोट नहीं हुआ था उस साल, लालू जी के विरोध में हुआ। मतलब लालू जी को सत्ता से बाहर फेंकने के लिए वोटिंग हुआ। पूरा समाज गोलबंद हो गया, गैर ओबीसी, गैर यादव, ओबीसी जातियां गोलबंद हो गई, पिछड़ा समाज गोलबंद हो गया, तो इसलिए सत्ता से बाहर हुआ। नहीं, वो तो ठीक है सर, लेकिन मान लीजिए कि ममता बनर्जी के विरोध में भी गोलबंद वहां के लोग हो जाते हैं, तो बूथ तक कैसे जाएंगे वो? मतलब उस समय की स्थिति क्या थी, और उससे हम बिहार से अगर बंगाल की तुलना बहुत आसान है। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, हर जगह पर वो केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती कर सकती है, सब लोगों की सुरक्षा की गारंटी दे सकती है। और जो ममता दीदी के कैडर
लोगों भले बंगालियों के घरों के बाहर बैठ जाते हैं चाय की दुकान पर और निगरानी रखते हैं कि घर से नहीं निकले वोट डालने के लिए, वो उन पर नकेल कस सकती है। तो बीजेपी हमेशा चुपचाप बैठने वाले हैं, आपको क्या लगता है? सर इसमें मेरा एक कहना ये होगा कि वो ठीक है सर, वोट देने के लिए निकलेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, हो सकता है कम निकले बेसी निकले। सबसे ज्यादा एश्योरेंस जो केंद्र सरकार को या बीजेपी को देना ये पड़ेगा कि किसी भी एडवर्स सिचुएशन में वो उनके साथ रहे। मान लीजिए 2021 वाली परिस्थिति अगर दोहराई जाती है, वहां पे अगर नहीं इन लोगों को बहुमत आ पाता है, तब भी केंद्र सरकार बीजेपी उस जो वोटर्स हैं या जो बंगाल में एनडीए के वोटर्स हैं उनका साथ देगी। ऐसा नहीं हो कि 2021 की तरह उन लोगों को बिल्कुल मतलब अनाथ छोड़ के भाग जाया जाएगा। वही चुनौती है बीजेपी के लिए, वही चुनौती वो है। मैसेज देना, लोगों में कॉन्फिडेंस लाना कि भाई केंद्र सरकार हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगी, चुनाव के बाद हार भी अगर जाती है भाजपा वहां पे, तब पर भी हम आपके साथ बैकबोन बने रहेंगे। आपकी सुरक्षा की गारंटी लेती है, तभी वो निकलेंगे घर से। क्योंकि देखिए नहीं, ममता दीदी जैसे जांच एजेंसियों के अधिकारियों को हड़का सकती है, तो आम आदमी का तो क्या? उनके कार्यकर्ता आम आदमी को, आम वोटर को नहीं करते हैं सर, करते ही है। चुनाव बाद होता है, ऐसी शिकायतें आती रही है। वहाँ क्या है, वहाँ 32% मुसलमान है। देखिए हिंदू मुस्लिम से मेरा कोई लेना देना, ठीक है, वो भी हमारे ही भाई हैं, लेकिन कहीं किसी मजहब की गुंडागर्दी बढ़ जाए, जाति बढ़ जाए, तो ये बड़ा मुद्दा है। और वहां पर उनकी गुंडागर्दी बढ़ी है और सरकार के छूट की वजह से बढ़ी है, बिल्कुल मनमानी बढ़ी है। और इसलिए जो भला मानुस है बंगाल का, जो महिलाएं भद्र मानुस कहिए, और जो भद्र लोग जो है, और जो महिलाएं बहुत बदलाव चाहती हैं, वो मुक्ति चाहती हैं, तो अगर वो गोलबंद हो गए, उनके मतदान केंद्र तक जाने की व्यवस्था हो गई, ठीक है ना, चुनाव आयोग को भी एक बड़ा ठोस कदम उठाना पड़ेगा। हाँ, और राजनीतिक आप इतिहास देख लीजिए, तीसरा अटेम्प्ट में सफलता मिलती है भाई। ममता को भी मिली थी, बीजेपी को भी मिल जाएगी, बीजेपी दुखी है। नहीं, एक और चीज सर, यहाँ पे विपक्ष क्यों नहीं उठाता है सवाल सर? आज इतना बड़ा कांड हो गया, ईडी के साथ जो बिहेव रहा ममता बनर्जी का, उसके बाद भी सब चुप है सर। अखिलेश यादव उनके फेवर में आके बोल रहे हैं, सारे प्रवक्ता को लगा रखे हैं कि आके और ममता बनर्जी के फेवर में वो इस तरह की बात करें। आप टीवी डिबेट में देख लीजिए, पूरा यही मुद्दा उठ रहा है। हाँ, और उसको डिफेंड किया जा रहा है। बीजेपी इसको काउंटर, तो वहां पे डेमोक्रेसी है या नहीं है सर? जो डेमोक्रेटिक कंट्री बोला जाता है, तो डेमोक्रेसी क्या बची है बंगाल में? कहा जाएगा कि डेमोक्रेटिक तरीके से वहां पे सरकार चल रही है, जब पुलिस को पावर नहीं है, जब ईडी को पावर नहीं है, जो सरकारी संस्था है उनको कोई भी कार्रवाई करने का पावर नहीं है, तो कैसे डेमोक्रेसी हो गया? तो बीजेपी के लिए तो यही चुनौती है अमित जी। जब तक बीजेपी लोगों को भरोसा नहीं दिला पाएगी कि कानून के ऊपर कोई नहीं है, ममता भी नहीं है, तब तक वो घरों से बाहर निकलकर बीजेपी के लिए वोट डालकर अपना जान जोखिम में नहीं डालेंगे। और यही खतरा जो आपको दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है, जोखिम लेकर मतदान केंद्र तक नहीं गए ममता सरकार को बाहर करने के लिए, तब क्या होगा? अच्छा, कांग्रेस का के रुख पे हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं। कांग्रेस के और लोग तो नहीं, लेकिन अधीर रंजन का मैंने बयान देखा था, उन्होंने इस पर मतलब थोड़ी कड़ी टिप्पणी की है ममता बनर्जी के खिलाफ। नहीं, कांग्रेस वहां फिर से खड़ी होने की कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस जितनी मजबूत होगी, मुझे लगता है कि उसका फायदा तो बीजेपी को ही मिलेगा। बीजेपी को ही मिलेगा। ममता बनर्जी के लिए ही कांग्रेस चुनौती बनेगी ना। हाँ, तो देखिए ममता बनर्जी का ही नुकसान होगा। कांग्रेस तो कोई आधार अब बचा है कांग्रेस? मुझे नहीं लगता, बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। बिहार से भी बदतर स्थिति में देख रहे हैं कांग्रेस को बंगाल में। बिल्कुल। और इसमें एक और सवाल है कि अभी कांग्रेस की तरफ से बहुत तेज प्रोटेस्ट जो ईडी के साथ हुआ है वो सामने नहीं आ रहा है। कांग्रेस भी इंडिविजुअल तरीके से बंगाल में अभी लड़ाई लड़ने जा रही है। अगर यही सेम जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ, बीजेपी के वोटरों के साथ जिस ढंग से तृणमूल कांग्रेस के या उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा बिहेव किया जाता है, वही अगर कांग्रेस के साथ किया जाएगा, तो फिर कौन आवाज उठाएगा आगे आके?
जब आज बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ इस तरह का बिहेवियर या इस तरह की उदंडता किया जा सकता है तो कांग्रेस के साथ भी किया जा सकता है। वो अलायंस में तो है नहीं वहाँ पे। बिल्कुल वही तो तुष्टीकरण की राजनीति है ना भाई। सबसे बड़ा है कि तुष्टीकरण है। नजर वही है, ममता की भी नजर वही है। उनको नाखुश करने का, नाराज करने का खतरा कौन बोलेगा। शकील अहमद खान को वहाँ ऑब्जर्वर बनाया गया है। बिहार के नेता शकील अहमद खान को वहाँ का ऑब्जर्वर बनाया है, तो सबकी नजर तो वही है। कांग्रेस का 32%। कांग्रेस के पास कुछ खोने के लिए तो वहाँ है। हाँ, कोशिश कर रही है कुछ पा ले, लेकिन स्टार्टअप है सर। हाँ, लेकिन बीजेपी ठीक जिनवाला बीजेपी जितना ढीला दिखाई दे रही है उससे नुकसान हो सकता है। चांस है बीजेपी के आने का, लेकिन मतलब तीसरा अटेम्प्ट है तो चांस है। लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी अपना खेल खुद बिगाड़ रही है। ममता दीदी की वापसी फिर हो सकती है। सर ये भी हो सकता है बीजेपी के मन में, जैसे क्या होता है कि जब मोदी जी की रैली होती है या मोदी जी जब आते हैं ना तो मामला 24 घंटे के अंदर उलट जाता है। हाँ। तो ऐसा ही सोच होगा कि 10-20 रैली कर दिया जाएगा तो मामला उलट जाएगा। लेकिन बंगाल अलग है, बिहार बंगाल में बहुत फर्क है सर। बंगाल में पहले तो बिहार बहुत अलग था। हाँ बिल्कुल। बिहार से बंगाल की तरफ बढ़े तो बंगाल तो बिल्कुल डिफरेंट है। तो भाजपा को गंभीर चिंतन और मंथन करना चाहिए आप लोगों को, और कड़ा स्टेप जल्द से जल्द उठाना चाहिए। तो बंगाल के बाद अब फिर वापस बिहार लौटते हैं। बिहार में भी हलचल तेज है भाई। संक्रांति, मकर संक्रांति के बाद बिहार की राजनीति में क्या कुछ होने वाला है उस पर बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले आज एक ट्वीट आया है, दिखाइए ट्वीट को। ये रोहिणी आचार्य हैं, लालू जी की बेटी हैं, जिन्होंने किडनी दिया था लालू जी को। क्या लिख रही हैं? बड़ी शिद्दत से बनाई और खड़ी की गई बड़ी विरासत को तहस नहस करने के लिए परायों की जरूरत नहीं होती। अपने और अपनों के चंद षड्यंत्रकारी नए बने अपने ही काफी होते हैं। हैरानी तो तब होती है जब जिसकी वजह से पहचान होती है, जिसकी वजह से वजूद होता है, उस पहचान का, उस वजूद के निशान को बहकावे में आकर मिटाने और हटाने पर अपने ही आमादा हो जाते हैं। ये अपने इन्वर्टेड कमा में है। जब विवेक पर पर्दा पड़ जाता है, अहंकार सिर पर चढ़ जाता है, तब विनाशक ही आंख, नाक और कान बन बुद्धि विवेक हर लेता है। इसमें विनाशक भी इन्वर्टेड कॉमा में है। सबसे पहली प्रतिक्रिया सर आपके पास ही चलते हैं। इस ट्वीट को पढ़ने के बाद, सुनने के बाद आपके मन में पहली प्रतिक्रिया क्या आ रही है? देखिए, दुख है, एक घर की बेटी का, एक बहन का एक दुख है जो जाहिर किया जा रहा है। और ये क्यों सामने आया? फोटो के माध्यम से सर्कुलेट हुआ था, जिसमें आप देखेंगे उनके जो घनिष्ठ संजय यादव हैं या फिर और कोई भी हैं, रमीज हैं, वो लोग साथ में फोटो में दिख रहे थे। तो उस फोटो के माध्यम से कोर्ट में भी मेरे ख्याल से वो लोग साथ में भी थे, शादी में भी थे जी। तो ये फोटो के माध्यम से मैसेज पहुंचाया गया था उनके लौटने के बाद। जब ये बाहर गए थे विदेश, 15-20 दिन के दौरे पर थे, उस समय हमेशा यही चर्चा में बना रहा था कि संजय यादव को हटा दिया जाएगा या उनको साइडलाइन कर दिया जाएगा, रमीज को साइडलाइन कर दिया जाएगा। तो ये चर्चा उस समय मीडिया में चल रही थी। उसमें कितनी कार्रवाई होगी, संजय यादव पर कार्रवाई होगी, सब चल रही थी। तो वो लौटते ही सबसे पहले मैसेज दे दिए कि ये सब फेक है, ये सब बेकार है, ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसा था सर्वे सर्वा हम ही हैं और जो थे वही रहेंगे। वो जो फोटो होगा वो इनके दुख का कारण बना होगा। आपकी प्रतिक्रिया सर रोहिणी आचार्य? नहीं, रोहिणी आचार्य ने निशाना बनाया है सीधे सीधे तेजस्वी और संजय यादव, ठीक है, रमीज को। वो कह रही है अपने तो तेजस्वी ही ना अपने एकदम इन्वर्टेड कॉमा में अपने। और ये भी कह रही है कि अभी हाल में अपने बने तो वो तेजस्वी नए अपने बने। कौन है नए अपने बने? कौन है? वो संजय यादव है और रमीज है। और इन्वर्टेड कॉमा में विनाशक भी कह रही है जी। तो वो संजय यादव पर, तेजस्वी यादव पर सीधा निशाना साध रही है और वो कह रही है कि भाई पहचान मिटाने की कोशिश की जा रही है। उनका इशारा है कि लालू जी, राबड़ी जी की जो पहचान है, उन्हीं से आरजेडी की पहचान है। ये हम लोग के जमाने में तो यही कहा जाता था कि आरजेडी मतलब लालू यादव और लालू यादव मतलब आरजेडी। लेकिन अब तेजस्वी इसको मिटाना चाहते हैं। वही कह रही है रोहिणी। तो वो कह रही है कि जिसके नाम पर पहचान है, जिसके कारण पहचान है, जिसके कारण आपका वजूद है, उसी को मिटाने पर तुले हुए हैं। और ये क्यों कह रही है? क्योंकि चुनाव में लालू राबड़ी जी की तस्वीर कहीं आपको नजर नहीं आई, ठीक ना। उस कई बार
पार्टी के पोस्टर से भी हटाने की कोशिश की गई है, तेजस्वी दिखे हैं। तो तेजस्वी के दिमाग में होगा कि जो जंगल राज का narrative परसेप्शन था, हाँ। उससे बाहर निकलने के लिए लालू राबड़ी जी की तस्वीर हटाना जरूरी है। मतलब अभी भी लालू परिवार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, अभी भी गड़बड़ वाली ही स्थिति है। अरे रोहिणी के ट्वीट के बाद आपको क्या कोई शक है? परिवार में भी ठीक नहीं चल रहा है, पार्टी में भी ठीक नहीं चल रहा है, और अभी तो केस मुकदमा में पूरा परिवार फंस गया भाई। आरोप गठित हो गया ना। जी जी। उसमें लालू जी है, राबड़ी जी है, मीसा भारती है, पूरा परिवार ही लपेटे में आ गया है। इसमें सर एक और चीज, जैसे तेज प्रताप यादव ने एक नई पार्टी बनाई, जनशक्ति जनता दल, तो क्या आने वाले समय में कोई और नई पार्टी दिखाई देगी? ऐसी भी संभावना है क्या? अब देखिए तेजस्वी यादव को ही लगेगा कि भाई लालू जी राबड़ी जी की पार्टी को चलाना बड़ा मुश्किल है, बहुत, क्योंकि परिवार से पिंड उस पार्टी पर तो दावा रहेगा। हाँ, दावा बहुत होगा ना सर, मीसा भारती का भी है, रोहिणी का भी है। पार्टी से आप रोहिणी को और मीसा को कैसे अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तेज प्रताप भी अलग पार्टी भले बना चुके हैं, लेकिन उनको अलग नहीं कर सकते, वो जब चाहेंगे दावा ठोक देंगे। तो हो सकता है तेजस्वी यादव ही एक अलग पार्टी बना ले। चलो भाई, ये लालू जी की राबड़ी जी की पार्टी नहीं है, मेरी पार्टी है, क्योंकि तेजस्वी को ये तो भरोसा हो ही गया है कि लालू यादव की जगह हो। मतलब भरोसा हो गया या गलतफहमी है? गलतफहमी कहिए या भरोसा कहिए। गलतफहमी इसलिए कहेंगे कि चुनाव में नतीजा आपने देख लिया। भरोसा नहीं, लेकिन उनके आसपास के लोग इस पे बड़ा इतरा रहे हैं कि वोट परसेंटेज, हमको सबसे बड़ा वोट परसेंटेज मिला है राजद को, तो ये तेजस्वी यादव की ही जीत है। भाई वोट उनको मिला है, लेकिन उनके खिलाफ वोट ज्यादा पड़ा है ना, पड़ा है, तभी तो सत्ता में वो लोग नहीं है। 2014 के आसपास भी वोट की संख्या कम नहीं थी, सीट में भले ही कन्वर्ट नहीं हुआ होगा, लेकिन वोट की संख्या में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था, लेकिन सीटों की संख्या में बहुत अंतर था जी। इस बार लेकिन उस समय सर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आरजेडी बनी थी, तो कौन बनाया था? एक बार नीतीश कुमार ने आरजेडी को जिंदा किया, एक बार चिराग पासवान ने किया। आप ही क्यों भूल जाते हैं? तेजस्वी को गलतफहमी हो गई कि मेरी ताकत है, ये मेरा वोट है। लेकिन देखिए सच्चाई यही है, एकदम सही बोल कि नीतीश कुमार जब गए आरजेडी के साथ, जब 22 विधायक बचे थे आरजेडी के, आरजेडी की वापसी हुई। दोबारा जो चिराग पासवान अकेले लड़ गए जेडीयू के सारे सीटों पर, उससे भी आरजेडी को जितना नुकसान हुआ वो फायदा उनको हुआ। तो ये ताकत तेजस्वी की नहीं थी, सही बात है। वो ताकत नीतीश कुमार और चिराग पासवान की थी। तेजस्वी को लगता है कि ठीक है, मैं मानता हूं कि लालू यादव की जगह तेजस्वी को अपने नेता मान चुके हैं, लेकिन केवल यादवों को नेता मानने से आप सरकार थोड़े बना लेंगे। 14% है ना सर, 14 वो है, 17% मुसलमान भी है, लेकिन मुस्लिम वोटों में संदमारी हो रही है, मुसलमान भी अपने नेता खोज रहे हैं। उन्होंने ओवैसी को अपने नेता के रूप में देखा, तभी तो 5 सीट आया सर। बिल्कुल, तो उनको भी अपना नेता चाहिए। दूसरी बात है कि अब देखिए, गैर ओबीसी माने गैर यादव ओबीसी जातियां एकजुट हो रही हैं, गुलबंद हो रही हैं आरजेडी के खिलाफ। जो अति पिछड़ा समाज है वो यादवों के साथ सहज महसूस नहीं करता, उन सटने को तैयार नहीं है। मंगलीलाल मंडल को क्यों शिक्षित होने से भी ये सब थोड़ा सा तेजस्वी यादव ने मंगलीलाल मंडल क्यों बनाया? जाति पिछड़ा वोट बैंक में मतलब घूम फिर के हर समस्या का जड़ राजद ही दिख रही है, तो इसीलिए तो मतलब अगर तेजस्वी यादव राजद ही छोड़ दें, नई पार्टी बना लें, सब समस्या का निदान हो जाएगा। इस तरह की चर्चा चल रही राजनीतिक गलियारे में, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ कि तेजस्वी यादव इतनी हिम्मत कर पाएंगे। लालू जी कर सकते हैं, हाँ, नहीं तेज प्रताप कर सकते हैं, तेज प्रताप का मिजाज अलग है, तेज प्रताप कर सकते हैं। तेजस्वी जी से ये नहीं होगा, ये नई पार्टी बना ले, लालू राबड़ी जी से अलग पार्टी बना ले और उसको खड़ा करके फिर से सत्ता पर आ जाए। और इस शैली के बारे में सर तेज प्रताप जो अभी दही चूरा भोज के लिए आमंत्रण कर रहे हैं सभी को, घूम घूम के एनडीए के कार्यकर्ता, ज्यादातर एनडीए के करीबी नेताओं को ही, तो इसको कैसे देखते हैं सर? ये है क्या है कि तेज प्रताप को मौका मिल गया है। पहले लालू जी इस तरह के भोज का आयोजन करते थे और बहुत बड़े लेवल पर, अब लालू जी बूढ़े हो गए हैं, तेजस्वी यादव करते नहीं है, तो तेज प्रताप लालू यादव की जगह पाना चाहते हैं अभी भी। आप देखिएगा, वो कहते हैं कि हम तो लालू जी के असली उत्तराधिकारी हम ही हैं, लालू जी जैसा मैं ही बोलता हूँ, लालू जी जैसा मेरा व्यवहार है, तो अपने को लालू साबित करने पर तुले हुए हैं। रियल में आपको लगता है कि वो है भी थोड़ा मतलब है वो थोड़ा लालू यादव का स्टाइल है, पब्लिक कनेक्टिविटी ज्यादा है। ये दिगर बात है कि क्यों लालू जी ने उनको आगे नहीं बढ़ाया, ये अब लालू जी जानेंगे। लेकिन अगर
तेज प्रताप को अगर जितना तेजस्वी को आगे बढ़ाया लालू जी ने उतना तेज प्रताप को बढ़ाया गया होता तो यादवों के तो बहुत बड़े नेता होते वो, मेरा मानना है, क्योंकि वो ज्यादा मिलनसार है, ज्यादा सहज है, पब्लिक फ्रेंडली ज्यादा। हाँ ज्यादा है, तो ऐसा ही नेता होना चाहिए ना। लालू जी के घर में मुझे याद है कि सुबह 4 बजे से रात 12 बजे तक दरवाजा खुला रहता था, कोई जा सकता है। लालू यादव के यहाँ विरोधियों को भी जाने की छूट थी, समर्थक ही नहीं। जो मकर संक्रांति के भोज में भी क्या विपक्ष के नेताओं को बुलाते थे लालू यादव? नहीं बुलाते थे। लालू यादव मकर संक्रांति के दिन मीडिया और अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही बुलाते थे। तेज प्रताप इसलिए बुला रहे हैं कि उससे एक तो ताकत का एहसास होता है कि मेरे साथ देखिए सरकार भी है, और बाकी तेजस्वी को जलाना भी चाहते हैं। एक अलग परिपाटी, मतलब एक अलग पैटर्न सेट करना चाह रहे हैं। बिल्कुल, अपना कद ये अच्छा है। हाँ, कद भी बढ़ेगा उनका ना। तेजस्वी को अब उनके पार्टी में 2-3 डिप्टी सीएम चल जाए, 2-4 मंत्री चल जाए, तो तेज प्रताप का कद बढ़ेगा ना भाई। बहुत बढ़ेगा। तेज प्रताप को गंभीरता से कोई लेने लगे तो तेज प्रताप बड़े नेता हो जाएंगे, और कोशिश में जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि तेजस्वी को भी न्योता देंगे, लेकिन दिया है क्या? नहीं दिया। लालू जी को दिल्ली में कोर्ट जाते समय एक ही लिफ्ट में दोनों भाई आमने सामने हुए, बात हुई क्या? लेकिन तेज प्रताप को दोषी नहीं ठहरा सकते ना। तेज प्रताप बड़े भाई हैं, तेजस्वी जी छोटे हैं, उनका धर्म बनता था कि आशीर्वाद ले, कम से कम। तो उन्होंने दंड प्रणाम भी नहीं किया। तेज प्रताप कैसे बोलते? तो अब मुझे नहीं लगता है कि अब पहल मतलब उनकी तरफ से ही नहीं हो रही है, ऐसा बिल्कुल तेजस्वी की तरफ से ही पहल नहीं। क्या लग रहा है आपको, मतलब लालू जी अगर क्या जा सकते हैं तेज प्रताप यादव क्या, और अगर चले गए तेज प्रताप के मकर संक्रांति भोज में, तब क्या लगता है कि बिहार की सियासत में क्या कुछ बड़ा हो सकता है? देखिए, उससे कोई बहुत बड़ा बदलाव दिखेगा ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा मतलब मेरा मानना है कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ, पिता हैं, उनके द्वारा अगर आमंत्रण तेज प्रताप के द्वारा दिया जा रहा है तो जाना भी चाहिए। आप इलेक्शन के समय ही राबड़ी देवी को अगर देखेंगे तो ऐसा नहीं था कि खुल के कोई अपोज कर रही थी। लेकिन परिवार में जिस प्रकार का दो पार्ट में परिवार बढ़ चुका है, एक पार्ट तेजस्वी के साथ, एक पार्ट तेज प्रताप के साथ हो गया अंदर ही अंदर। तो अगर तेज प्रताप के पास ही चले जाते हैं तो ये माना जाएगा कि तेज प्रताप के गुट में लालू जी हो गए, या लालू जी ने इनको आशीर्वाद दे दिया। फिर दोनों उन्हीं का बेटा है, तो इसको उस पॉलिटिकल एंगल से हमको नहीं लगता है कि देखना चाहिए। लालू जी को तो जाना चाहिए, राबड़ी जी को भी जाना चाहिए, तेज प्रताप को आशीर्वाद देना चाहिए। हलचल नहीं मचेगा राजनीति में। अरे मचने दीजिए ना भाई। उनके बड़े बेटे हैं, लाडले बेटे हैं, तो अगर वो बुला रहे चूड़ा दही के भोज पर तो आशीर्वाद देने माता पिता चल जाए तो सर बड़े, अगर बड़ा बढ़े छोटा बढ़े, बेटा ही तो बढ़ रहा है। बेटा ही तो बढ़ रहा है। लालू जी को क्या बुरा लगेगा तेज प्रताप बढ़ जाएंगे? तो बिल्कुल नहीं। राबड़ी जी खुश नहीं होंगी तेज प्रताप बढ़ा हो जाएगा सर, तेजस्वी यादव फिर मुंह फुला लेंगे। नहीं, अभी कोई चुनाव थोड़े है, अभी तो लालू जी को परिवार को समेटना चाहिए ऐसे ही। अब लेकिन तेजस्वी जाएंगे मुझे सब। लेकिन सर आप ये तो मानते हैं ना कि तेजस्वी यादव के सामने नहीं चलती है किसी की? अगर चलती तो संजय और रमेश इस भूमिका में अभी भी नहीं दिखाई दे रहे थे। बिल्कुल, पार्टी में अब नहीं चल रही है, और लालू जी वही करेंगे जो तेजस्वी चाहेंगे। लालू जी तेजस्वी की मर्जी के खिलाफ नहीं चल सकते हैं। यही है निचोड़ मोटा मोटी। अंतिम में एक एक छोटा प्रतिक्रिया। पुलिस मुख्यालय में बड़े लेवल पर प्रशासनिक जो है ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ है। हालांकि बहुत दिनों से इसकी चर्चाएं चल रही थी, 31 दिसंबर को ही होने वाला था, लेकिन कई पेचों के बाद इसे सुलझा लिया गया। क्या कहेंगे? देखिए, पहले यही चर्चा थी कि भाई पुलिस अधिकारियों के तबादले की सूची गृह मंत्रालय में जाकर अटक गई है, वो फाइल बढ़ नहीं रही है, कोई फैसला नहीं हो पा रहा है। एक सप्ताह के बाद फैसला हो गया और नतीजा सामने है। कुंदन कृष्णन जो एडीजी हेडक्वार्टर थे, उनको बड़ी जिम्मेवारी दी गई है, डीजी ऑपरेशन बनाया गया है, और नेक्स्ट डीजीपी तो वही है, और एडीजी हेडक्वार्टर सुनील कुमार को बनाया गया। बहुत सीधे साधे, बहुत कर्मठ, बहुत ईमानदार ऑफिसर हैं। तो एक मैसेज दिया गया है कि भाई सरकार पुलिस में भी साफ सुथरी छवि के लोगों को लाना चाहती है, रैकेटियर पर ज्यादा भरोसा नहीं कर रही है। तो सुनील कुमार रैकेटियर नहीं है, बहुत सीधे साधे हैं, कोई विवाद से उनका नाता नहीं है, दूर बहुत सीधे साधे हैं, और उतने सख्त भी हैं। सीधे साधे मतलब ये नहीं है कि क्रिमिनल के लिए कानून के पालन कराने को लेकर उतने ही सख्त है, लेकिन वो विवाद से दूर रहते हैं, कभी विवाद से नाता नहीं रहा, तो उनको लाना, एडीजी हेडक्वार्टर बनाना बड़ा परिवर्तन है। नालंदा में जो नगर आयुक्त थे उनको मुख्यमंत्री सचिवालय में लाया गया है। आईएएस अधिकारी है दीपक मिश्रा, वो बड़ा परिवर्तन है।
अभी एक नया बॉस बिहार के नौकरशाही को मिला है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री सचिवालय में बैठेंगे और वो बहुत करीब और बहुत भरोसेमंद माने जाते हैं नीतीश कुमार के। तो नीतीश कुमार ने ये भी मैसेज देने की कोशिश की है। दीपक नाम वाले लोग काफी करीब रहते हैं योग्य, हाँ तो योग्य है तो रहेंगे। हाँ बिल्कुल। अब दीपक कुमार जी पहले से प्रधान सचिव है और ये दीपक मिश्रा आ गए हैं जो सिवान के रहने वाले हैं, जहां तक मुझे जानकारी है। तो दोनों काबिल हैं, बहुत काबिल और समझदार। फील्ड में भारी संख्या में यंग लोगों को जिम्मेवारी दिया गया है। 2005 की तरह दिखेगा बिहार फिर से। देखिए, जो नए अधिकारी आ रहे हैं तो बहुत अच्छा मैसेज भी जाएगा और प्लस वो और थोड़ा एक्टिव होके काम करेंगे, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं रहेगा, कोई संपर्क वैसा जो पॉलिटिकल संपर्क होता है वो उतना डेवलप नहीं हो पाएगा जितने सीनियर अधिकारियों का थोड़ा बहुत हो जाया करता है। तो जरूर 2005 वाली छवि दिखाने की कोशिश की जा रही है इस बदलाव से। और एडीजी के रैंक में मेरे ख्याल से कमल किशोर भी एक है सर, जो कमल किशोर भी अच्छे आईपीएस अधिकारी, अभी ऑडिट और ऑडिट और रेल उनको नया प्रभार दिया नया प्रभार में, लेकिन उनको और भी प्राइम प्रभारी में मतलब उनके जैसे अधिकारियों को और महत्वपूर्ण सीआईडी वाईडी ये सब में लाना चाहिए था। बहुत ईमानदार और कर्मठ और बहुत तेज तरार मॉडर्नाइजेशन में बड़ी भूमिका उनकी रही है। बहुत अच्छा काम मॉडर्नाइजेशन में उनके द्वारा किया गया था। बहुत ऐसे आईपीएस अधिकारी हैं जो अभी भी मुख्य धारा में नहीं है, मतलब उनको लाना चाहिए। तो उससे ही ठीक है। इसमें एक पॉलिटिकल प्रतिक्रिया आपसे चाहते हैं। ज्यादा विजय सिन्हा की चली है, सम्राट चौधरी की चली है, मुख्यमंत्री जी की चली है, किसकी चली है? नहीं, मुझे तो लगता है देखिए सामान्य प्रशासन विभाग तो मुख्यमंत्री जी के पास ही है। तो वो उनकी मर्जी के बिना तो कुछ नहीं होना है। होम मंत्रालय में उन्हीं की चली है, उन्हीं की चलेगी। ठीक है। विजय सिन्हा की जहां तक बात है, विजय सिन्हा सबसे एक्शन में ज्यादा दिखाई दे रहे हैं और केवल एक्शन में नहीं है, काम कर रहे हैं, केवल ड्रामा नहीं कर रहे हैं, उनके काम का असर भी अब दिखाई देने लगा है। और मुझे जो आंकड़ा भी सामने आया है मुजफ्फरपुर जिले का, जहां उन्होंने जनसंवाद लगाया था, उनके जनसंवाद के बाद 14,000 निपटारा हुआ है, मामलों का निपटारा हो गया। हाँ। और पूरे बिहार में इसी तरह की हालत है। तो जो सीओ उनके खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे, लड़ रहे थे, अब उनको भी लग गया है कि भाई ये झुकने वाला नहीं है। सर, जब कोई मंत्री के बीच में कोई इंटरफेरेंस नहीं रहेगा उनके कामकाज के, जैसे आप दीपक प्रकाश को देखिए और विजय चौधरी, ये विजय सिन्हा, इन दोनों को ही देखा जा रहा है इतने एक्टिव, दोनों एक्टिव हैं और कोई इंटरफेरेंस नहीं है सर, ऊपर से कोई इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं है। तो अधिकारियों में डर रहेगा सर, डर दिख रहा है, काम होने लगा भाई। पेंडिंग काम जो थे धड़ाधड़ होने लगे। और मेरा एक दोस्त है जिसका काम था गया में, क्या कहता है इसका, राजस्व नहीं, वो सीओ से काम था उसका, मोटेशन का। तो कितना साल से पड़ा हुआ था, उसको खबर आया कि हो गया, कब हुआ उसको पता ही नहीं चला। तो ये अब सीओ मानकर चल गए कि भाई काम करना पड़ेगा, रहना है तो। नहीं, बहुत सर सब तबाह भी थे, खासकर मुटेशन और जमाबंदी ये सब को लेके लाखों फाइल पेंडिंग पूरे बिहार में पड़ी हुई थी। हाँ, तो अब निपटारा तेजी से होने लगा है, तो ये शुभ संकेत है। इसका पूरा श्रेय विजय सिन्हा जी को जाता है। और देखिए एक नए बॉस के तरह भी तो उभर रहे हैं ना। उनके जिले में अब गृह मंत्री है सम्राट चौधरी के जिले में नहीं बदलते हैं अधिकारी, और विजय सिन्हा अपने जिले में बदलवा लेते हैं एसपी। वो तो आपका इलेक्शन के टाइम में आप देखे होंगे, एक छोटा सा इंसिडेंस हो गया। तो एसपी को उन्होंने कहा, बोला था ना कि काम नहीं, नकारा है, काम नहीं करता है, बहुत टिप्पणी की थी। और ये जरूरी भी है सर, अगर कोई जिले के मंत्री अगर हैं, खासकर वो तो भाई डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, और उनका अगर वहाँ के लोकल प्रभारी से, डीएम से, एसपी से अगर ना बन रहा हो तो भाई जिला का डेवलपमेंट काम नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। चलिए, तो फिलहाल हम लोग इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करेंगे, लेकिन बंगाल से लेकर बिहार तक और बिहार से लेकर पूरे देश में जो भी महत्वपूर्ण खबरें निकल कर आते हैं उस पर विस्तार से हम लोग पॉलिटिकल मंथन में चर्चा करते हैं, मंथन करते हैं। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।